हेलो ऑल, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस, आज आपके लिए लेकर आई हूँ कंटिन्यूड वीडियो ऑफ फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म वाला चैप्टर हमने शुरू कर दिया था, जो कि है चैप्टर नंबर 2 हमारे सिविक्स का, जिसका एक इंट्रोडक्शन वीडियो ऑलरेडी आपके पास में आ चुका है। इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने बढ़िया से बात की और समझा कि आखिर ये फेडरलिज्म होता क्या है और इस चैप्टर में हम फेडरलिज्म के बारे में क्या पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली एक सिंपल टर्म्स में मैंने आपको बताया था कि पिछले वाले चैप्टर में हम बात करके आए थे। जब पिछले वाले चैप्टर में हमने श्रीलंका और बेल्जियम की बात की थी पावर शेयरिंग वाले चैप्टर में, तो हमने क्या डिस्कस किए थे, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग लास्ट में, है ना। उसमें जो दूसरा फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग था ना, उसके अंदर हमको बताया था कि जो गवर्नमेंट है अगर वो डिफरेंट लेवल्स यानी कि वर्टिकल फॉर्म में अपनी पावर को शेयर करती है तो वो क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, ठीक है उसको हटाओ। लेकिन वो जब वो अपनी वर्टिकल फॉर्म में पावर को शेयर करती है या फिर लेवल्स ऑफ फॉर्म में पावर को शेयर करती है, तो ये भी एक फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग होता है ना। तो ये जो फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग होता है ना, दूसरा वाला, जब सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी कुछ पावर्स स्टेट के साथ में डिवाइड करती है, स्टेट भी अपनी कुछ पावर्स नीचे वाली गवर्नमेंट के साथ में डिवाइड करती है, तो ये क्या होता है, ये फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग क्या कहलाता है, फेडरलिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है, फेडरलिज्म कहलाता है। ठीक है, नाम से आपको भले से ऐसा लग रहा होगा कि चिंग चैंग चू क्या नाम है ये, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। फेडरलिज्म सिंपल सी टर्म्स है कि जब सारी की सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ना होते हुए स्टेट गवर्नमेंट के पास में अपनी पावर्स हो, सेंटर के पास में अपनी पावर्स हो, और स्टेट गवर्नमेंट कुछ पावर्स जो है वो अपनी लोकल गवर्नमेंट के साथ में भी शेयर करे, इस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग को क्या कहते हैं, फेडरलिज्म कहते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो इस चैप्टर में ना बार बार देखोगे कि आपको ऐसा बोला जाएगा कि पुराने वाले चैप्टर को याद करो, पावर शेयरिंग वाले चैप्टर को याद करो। तो ऐसा बार बार क्यों कह रहे होंगे, वो इसलिए कह रहे होंगे क्योंकि ये टॉपिक आया ही पुराने वाले चैप्टर में से है। जब पुराने वाले चैप्टर पावर शेयरिंग में हमने फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग का दूसरा वाला पॉइंट देखा, उसी में से फेडरलिज्म निकला है ना, तो फिर जाहिर सी बात है वो शुरुआत ही वहां से हुई है, तो फिर याद तो आपको दिलाना पड़ेगा ताकि आप कनेक्ट कर पाओ, है ना। तो अब आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो फेडरलिज्म को उस टॉपिक से, तो आप कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो कि देखो, स्टोरी को रिवाइंड करते थोड़ा सा, कि बेल्जियम की कहानी में क्या हुआ था कि लैंग्वेज को लेकर कुछ कुछ दिक्कत थी, पॉपुलेशन जो है वो डाइवर्सिफाइड थी। सिमिलरली गोज फॉर श्रीलंका, है ना, वहां पर भी लैंग्वेज को लेकर दिक्कत थी। लेकिन बेल्जियम वाले लोगों ने क्या किया, उन्होंने प्रॉब्लम को समझा और उनको ये समझ में आया कि कम्युनिटीज़ को अगर अपनी अपनी रिस्पेक्ट दे दी जाए और उनको अपना अपना एरिया जो है वो अलॉट कर दिया जाए, तो कंट्री का पार्टीशन नहीं होगा, है ना, और सब लोग इकट्ठे साथ में रह पाएंगे। तो उन्होंने उस चीज़ पे काम करना शुरू किया। एक बार कॉन्स्टिट्यूशन बदला, 2 बार बदला, 3 बार बदला, 4 बार बदला। फाइनली उनको ऐसा लगा कि हाँ, इतना कुछ जो है वो सफिशिएंट है और लोग अच्छे से रह पाएंगे, है ना। तो उन्होंने अपनी पावर्स को क्या किया था, शेयर किया था। ठीक है, कैसे शेयर किया था, सेंटर की अपनी पावर दे दी थी, है ना, और बेल्जियम वो जो उनका जो कैपिटल था उसकी अलग से गवर्नमेंट उनकी हो गई थी। फिर उसके बाद में जो उनका वेलोनिया वाला रीजन था, है ना, और फ्लेमिश वाला रीजन था, उनकी पावर्स अलग अलग हो गई थी। तो उन्होंने क्या किया था, कुल मिला के अपनी पावर्स को शेयर किया था। एक के पास में पावर ना रखते हुए उन्होंने पावर्स को शेयर कर दिया था, ताकि हर कम्युनिटी को ऐसा ना लगे कि नहीं यार हम किसी के अंडर में हैं, उनको ये लगे कि हाँ हम अपने आप को रूल कर रहे हैं, है ना। तो इससे बेल्जियम की प्रॉब्लम क्या हो गई थी, सॉल्व हो गई थी। ठीक है, वहां पर डाइवर्सिटी का अकोमोडेशन हो गया था। वही श्रीलंका की अगर हम बात करें तो श्रीलंका में क्या हुआ था, प्रॉब्लम वहां पर भी वही थी, लेकिन वहां पर उन्होंने पावर्स को शेयर नहीं किया। ठीक है, जो वहाँ के नेटिव श्रीलंकन्स थे या फिर नेटिव तमिल्स थे, वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि पावर्स को शेयर किया जाए, लेकिन नहीं हो रही थी वहाँ पे पावर शेयरिंग, और फिर सिविल वॉर हो गया था, है ना। तो दोनों चीज़ों में अंतर है, प्रॉब्लम दोनों में सेम थी। एक जगह पे पावर को शेयर किया गया, दूसरी जगह पे पावर को शेयर नहीं किया गया, ये चीज़ हमने देखी थी। अब वापस से बेल्जियम वाली कहानी में आते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं कि ऐसा नहीं था कि बेल्जियम में कभी स्टेट गवर्नमेंट थी नहीं, है ना, वहाँ पर भी थी, लेकिन ऐसा था कि पावर्स जो है वो सेंटर के पास में कंसंट्रेटेड थी। लेकिन 1993 के बाद में क्या हुआ ना, 1993 के बाद में बेल्जियम में थोड़ा सा चेंज आया। ठीक है, कैसे चेंज आया कि उन्होंने अपनी पावर्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को देना शुरू कर दी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो उसी के बाद से वहां पर अकोमोडेशन हुआ ना, चीजें और अच्छे से होने लगी। ठीक, तो लेट अस गेट बैक टू द प्रीवियस स्टोरीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। बेल्जियम में हमने क्या देखा, वन की चेंजेस मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम वाज टू रिड्यूस पावर ऑफ सेंटर गवर्नमेंट एंड गिव दिस पावर टू द रीजनल गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट बोल लो वहां के लिए या रीजनल गवर्नमेंट बोल लो, उन्होंने क्या किया, सेंटर के पास की पावर जो है वो रीजनल गवर्नमेंट में भी क्या कर दी, शेयर कर दी। ठीक है, क्यों शेयर करी,
क्योंकि वहाँ पर जो कम्युनिटीज़ थी उनको ऐसा लग रहा था कि यार इसकी पॉपुलेशन ऐसी है, इसकी पॉपुलेशन ऐसी है, ठीक है, ये ज़्यादा गिनती में है, ये कम गिनती में है, तो फिर वो अथॉरिटी वाली बात हो जाती है कि अब बताओ किसकी चलेगी। तो इससे अच्छा इन्होंने क्या किया, बेल्जियम वालों ने कॉन्स्टिट्यूशन में ही चेंजेस कुछ इस तरीके से लाए कि सेंटर की पावर जो है वो रीजनल गवर्नमेंट के साथ में शेयर कर दी और दोनों को अपनी अपनी पावर्स दे दी, ताकि किसी को भी ऐसा ना लगे कि यार उसके पास में ज़्यादा पावर है या इसके पास में वो ज़्यादा पावर है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, एज अ फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग देखा, जिसमें बेल्जियम जो है वो यूनिटरी से फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में शिफ्ट हुई। यानी कि पहले वहां पर भी सेंटर गवर्नमेंट थी, रीजनल गवर्नमेंट्स थी, लेकिन सेंटर गवर्नमेंट के पास में पावर ज़्यादा थी और वो स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स कभी भी छीन सकती थी, ऐसा वहाँ पर चल रहा था। लेकिन 1993 के बाद में ऐसा कर दिया गया कि स्टेट की या रीजनल गवर्नमेंट की अपनी पावर्स होगी जो उससे नहीं छीन सकता कोई, ठीक है, और सेंटर की अपनी पावर्स होगी। क्लियर है। तो ऐसे कैसे शिफ्ट हुआ, ये बेल्जियम का जो गवर्नमेंट थी वो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में शिफ्ट हुई। अभी जो दो टर्म्स दिख रही है आपको, यूनिटरी और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे बहुत बड़े हो जाते हैं, 12th तक पहुंच जाते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते रहते हैं, फिर भी उनको ना इन दोनों टर्म्स में हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों शब्दों को अभी थोड़ा सा पकड़ के रखना है। अभी आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे तो दोनों के बीच में हम डिफरेंस देखेंगे। इसके ऊपर इवन डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है। क्लियर है, अभी इसको पकड़ के रखना है ना, और अच्छे से हम इनको समझेंगे। उसके बाद में अगर हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में क्या हुआ, श्रीलंका कंटिन्यूज टू बी यूनिटरी सिस्टम। श्रीलंका में यूनिटरी सिस्टम ही चलता रहा, वहाँ पे सेंटर के पास में कंप्लीट पावर रही, ठीक है। हालांकि वहाँ के लोग जो है, यानी कि जो तमिल लीडर्स हैं, वो चाहते थे कि श्रीलंका फेडरल सिस्टम बने, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, है ना। वहाँ पर उन्होंने पावर शेयरिंग नहीं की, ठीक है। जो सिंहाला कम्युनिटी थी उसने सारी की सारी पावर ले ली, गवर्नमेंट फॉर्म कर ली, और उसके बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई, सिविल वॉर वहाँ पर पैदा हो गया। तो यहाँ से ही हमको देखने को मिल रहा है ना कि जब आप यूनिटरी से फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में शिफ्ट हो जाते हो, अगर ज़रूरत है तो, है ना, अगर डाइवर्सिटी है तो अगर आप शिफ्ट हो जाते हो तो काफ़ी हद तक फ़ायदा होता है, लोग अच्छे से अकोमोडेट कर पाते हैं। ऐसा हमने दोनों स्टोरीज के बीच में ये छोटा सा डिफरेंस देखा, जो कि है तो काफ़ी छोटा लेकिन काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम फेडरलिज्म की बात करें कि फेडरलिज्म क्या है, तो फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। कंस्टिट्यूएंट यूनिट क्या होता है और सेंटर अथॉरिटी क्या होती है, ये दोनों चीज़ें समझने की ज़रूरत है अगर फेडरलिज्म की डेफिनेशन को समझना है तो देखो, हमारा देश है इंडिया, ठीक है। अब इंडिया को जो ओवरऑल रन करती है मेन गवर्नमेंट, जो हमारी सेंटर लेवल पे बैठी होती है, ठीक है, वो क्या कहलाती है, वो सेंटर अथॉरिटी कहलाती है, ठीक है। अभी जैसे बेसिकली देखा जाए इंडिया के केस में अगर देखा जाए, एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, तो बीजेपी जो रन करी है, मोदी गवर्नमेंट जो हमारी है, वो क्या है, वो सेंटर पे अभी क्या कर रही है, काम कर रही है, ठीक है। अब क्या होगा कि ऐसा तो नहीं है ना कि सेंटर पे जो मोदी गवर्नमेंट बैठी है वो जो चाहे वही चीज़ देश में होगी, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे देश की जो कंस्टिट्यूएंट यूनिट है, कंस्टिट्यूएंट यूनिट मतलब क्या, हमारे देश के राज्य मतलब क्या, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ठीक है, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, गोवा, ये सारी क्या है, ये हमारे देश की कंस्टिट्यूएंट यूनिट है। यानी कि ओवरऑल तो देश एक है, लेकिन विद इन इंडिया सबको क्या दी हुई है, अपनी अपनी स्टेट को अपनी अपनी पावर्स दी हुई है, और सब क्या है, कंस्टिट्यूएंट यूनिट है। तो ये कंस्टिट्यूएंट ये जो स्टेट है यही क्या कहलाती है, कंस्टिट्यूएंट यूनिट कहलाती है। और जो एक मेन गवर्नमेंट सेंटर पे रन कर रही होती है वो क्या कहलाती है, सेंट्रल अथॉरिटी कहलाती है। तो यहाँ पर ये फेडरलिज्म की डेफिनेशन क्या बोल रही है, ये ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का जिसके अंदर पावर जो है वो डिवाइडेड होती है, किसके बीच में, सेंटर अथॉरिटी के बीच में और कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स के बीच में, ठीक है। सेंटर के पास में अपनी पावर रहेगी और जो स्टेट की गवर्नमेंट्स है उनके पास में अपनी पावर रहेगी। अब ये इंडिया के केस में स्टेट गवर्नमेंट हो गया, कई देशों में फेडरल सिस्टम होता है, वो लोग स्टेट नहीं मानते, वो रीजनल गवर्नमेंट मानते हैं उनकी, क्योंकि छोटे छोटे से देश होते हैं वैसे, ठीक है। तो आप कंस्टिट्यूएंट यूनिट को या तो स्टेट समझ सकते हो या फिर रीजनल गवर्नमेंट समझ सकते हो, ठीक है, समझ में आया। तो फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, कुल मिला के फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, फेडरलिज्म का मतलब ये होता है ऐसा फॉर्म
ऑफ गवर्नमेंट, ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जिसके अंदर सेंटर के पास में अपनी पावर्स होती हैं और जो स्टेट गवर्नमेंट है या रीजनल गवर्नमेंट है उनके पास में अपनी पावर्स होती हैं। समझ में आया? यानी कि पावर्स क्या है, शेयर्ड है बिटवीन टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट। टायर मतलब क्या, लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, सेंटर, स्टेट, नीचे वाली जो डिस्ट्रिक्ट है या रीजनल है ना, इनके बीच में क्या है, पावर शेयर्ड है। ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या कहलाता है, फेडरलिज्म फॉर्म, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या फिर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो कि क्या है, फेडरल है। ठीक, यूजुअली फेडरलिज्म हैज 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, या तो 2 टायर हो या 2 से ज्यादा टायर हो तो फेडरल सिस्टम कहलाता है, या अगर सिर्फ एक ही टायर होता है यानी कि सिर्फ सेंटर के पास में ही सारी अथॉरिटी होती है तो फिर वो यूनिटरी गवर्नमेंट कहलाता है। ठीक है, यूनी मतलब क्या, सिंगल, है ना, तो सिंगल मतलब क्या, सिंगल गवर्नमेंट का ही पूरा पूरा राजपाट है, यानी अगर सिर्फ सेंटर अथॉरिटी का ही पूरा पूरा राजपाट हुआ तो वो क्या कहलाएगा, यूनिटरी गवर्नमेंट कहलाएगा। वहीं अगर वही पावर 2 लेवल या 2 से ज्यादा लेवल, 2 में भी चलेगी, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर जगह 2 से ज्यादा ही हो, 2 में भी अगर शेयर हो रही है ना या 2 से ज्यादा में शेयर हो रही है तो ये क्या कहलाएगी, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहलाएगा। तो बेसिकली क्या है, 2 लेवल हमको देखने को मिलता है। एक तो जो है वो सेंटर लेवल पे होती है, द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री दैट इज यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्यू सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट, है ना। ये कौन सी गवर्नमेंट कहलाती है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट कहलाती है। ठीक है, ये कौन सी गवर्नमेंट कहलाती है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट कहलाती है, जो कि कहाँ पे होती है, मेन एक ओवरऑल हमारे देश के लिए होती है। ठीक है, ओवरऑल हमारे देश के लिए होती है और ये नेशनल, कॉमन नेशनल इंटरेस्ट जो होते हैं ना उसके ऊपर काम कर रही होती है। ठीक है, समझ में आया, मतलब ऐसे इंटरेस्ट जो कि सभी लोगों के काम के है ना, उसके ऊपर कौन काम करती है, नेशनल गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है। वहीं दूसरा टायर जो है गवर्नमेंट का वो कौन सा होता है, गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस और स्टेट्स। ठीक है, यानी कि जो हमारे कंस्टिट्यूएंट यूनिट बनी हुई है ना विद इन इंडिया भी अलग अलग डिवाइडेड है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, अभी जो मैंने सारे नाम लिए थे, तो ये गवर्नमेंट्स होती है। ये गवर्नमेंट्स क्या करती है, ये अपने स्टेट का ध्यान रखती है। ठीक है, कि अपने स्टेट में डे टू डे लाइफ में क्या जरूरतें हैं, क्या काम करना है, क्योंकि हर स्टेट में अलग प्रॉब्लम चल रही होती है ना, तो वो क्या करती है, अपने अपने स्टेट की प्रॉब्लम्स का ध्यान रखती है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करती है, उसके लिए स्कीम्स लाने की कोशिश करती है। भाई हो सकता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पूरे के पूरे देश में जरूरत है और केरला में जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी सेक्स रेशियो जो है वो ज्यादा ही है। ठीक है, मतलब क्या है, फीमेल का जो नंबर है वो मेल के ऊपर ज्यादा ही है। ठीक है, तो वहां पर फिर जरूरत नहीं है स्कीम की, है ना। तो ये चीज कब पॉसिबल हो पाएगी, जब हर स्टेट की अपनी गवर्नमेंट है और अपनी प्रॉब्लम से डील कर रही होगी, तो अच्छे से कंट्री गवर्नमेंट जो है वो रन कर पाएगी ना। गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस और स्टेट्स दैट लुक आफ्टर मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ देयर स्टेट। ठीक है, उनके स्टेट में जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रिंग की जरूरत होती है वो सेकेंड लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है वो काम करती है। क्लियर है, समझ में आया। बोथ दीज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। ठीक है, ये दोनों गवर्नमेंट क्या करती है, इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर रहती है। मतलब ऐसा नहीं कि स्टेट सेंटर पे डिपेंड होगा, सेंटर स्टेट पे डिपेंड होगा, नहीं, स्टेट की अपनी पावर है, सेंटर की अपनी पावर है। तो अगर फेडरलिज्म के बारे में पूछा जाए तो ये पूरी चीज आपको लिख के दे देनी है। ठीक है, पूरी चीज आपको लिख के दे देनी है कि लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती है, सेंटर की अपनी पावर होती है, स्टेट की अपनी पावर होती है, स्टेट सेंटर पे डिपेंडेंट नहीं है, सेंटर स्टेट पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट काम कर रहे होते हैं। अच्छा, अगर इसको क्लियरली ऐसे समझना है डे टू डे एग्जाम्पल के हिसाब से, तो आप एज अ फॉर्म ऑफ स्कूल भी आप इसको देख सकते हो। स्कूल में क्या होता है, ठीक है, एक प्रिंसिपल होती है, वो क्या करती है, पूरे के पूरे सारी जितनी भी क्लासेस है नर्सरी से लेकर 12th तक, है ना, वो सारी क्लासेस का ध्यान रखती है ना, जो भी पूरे स्कूल का इंटरेस्ट है उसके ऊपर वो क्या कर रही होती है, काम कर रही होती है। ठीक है, वहीं हर क्लास की क्या होती है, अपनी क्लास टीचर होती है। तो ये जो क्लासेस है ना, इनको कंस्टिट्यूएंट यूनिट या इनको स्टेट गवर्नमेंट आप समझ लो, है ना। तो हर क्लास की क्या होती है, अपनी क्लास टीचर होती है। तो वो क्लास टीचर क्या कर रही होती है, अपनी क्लास के बच्चों पे ध्यान दे रही होती है ना, कि अपनी क्लास के बच्चे कैसे हैं, जैसे हर क्लास के बच्चे अलग अलग होते हैं ना, हर क्लास के बच्चों को अलग अलग जरूरतें होती है, तो वो उसके हिसाब से काम कर रही होती है। समझ में आया। लेकिन स्कूल में ऐसा होता है कि क्लास टीचर की पावर प्रिंसिपल कभी भी छीन सकता है, वो मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, आप अभी पावर छीनने तक मत जाना, है ना। स्कूल वो थोड़ी सी अलग चीज हो जाएगी, लेकिन एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट कैसे होती है वो समझाने के लिए मैंने आपको स्कूल का एग्जांपल दिया है। समझ में आ रही है बात। ठीक है, अंतर सिर्फ इतना होता है स्कूल और यहाँ पर कि वहाँ पर प्रिंसिपल जो है वो पावर छीन सकता है, ठीक है, टीचर की, कभी भी उनको हटा सकता है या जो भी उनकी बातचीत है उस हिसाब से देख सकता है। वहीं यहाँ पर ऐसा है कि स्टेट की पावर, फेडरलिज्म में स्टेट की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं छीन सकता।
ठीक है, वो दोनों एक दूसरे के क्या है, इंडिपेंडेंट है। क्लियर है, समझ में आया? तो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट आई होप आपको स्कूल के एग्जाम्पल से थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, है ना। अब अगर बोला जाए आपको फेडरल और यूनिटरी सिस्टम के बीच में क्या करो, डिफरेंस बताओ कि दोनों के बीच में क्या अंतर है, तो आपको कुछ इस तरीके से समझाना है। यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है, यूनिटरी गवर्नमेंट में या तो सिर्फ एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, ठीक है, या तो सिर्फ एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो, यानी कि सेंटर गवर्नमेंट ही हो, ठीक है, एक तो ये ऑप्शन हो सकता है। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, और द सब यूनिट्स आर सब ऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, यानी कि क्या, जो सब यूनिट है, ठीक है, यानी कि क्या, जो सब यूनिट हो, जैसे कि हो सकता है कि यूनिटरी गवर्नमेंट में सब यूनिट भी हो, लेकिन ये जो सब यूनिट है ये सेंटर के अंडर होगी, यानी कि सेंटर जब चाहे जब इनकी पावर्स को ले सकता है, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया? तो स्कूल को आप ऐसे यूनिटरी सिस्टम भी देख सकते हो, है ना। लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट को मैंने स्कूल के थ्रू आपको समझाया, है ना। आप इसको यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी देख सकते हो कि जब चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, सब ऑर्डिनेट जो उसके अंडर के जो लोग हैं या उसके अंडर के लेवल ऑफ गवर्नमेंट है उनकी पावर्स जो है वो छीन सकती है, वो क्या कहलाती है, यूनिटरी गवर्नमेंट के। सेंटर गवर्नमेंट कैन पास ऑर्डर्स टू द प्रोविंशियल और द लोकल गवर्नमेंट। सेंटर गवर्नमेंट क्या कर सकता है, प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट को ऑर्डर्स दे सकता है कि आपको यही काम करना है, भले वो चाहे या न चाहे, चाहे अनचाहे उनको बात माननी ही पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की। ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या कहलाता है, यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहलाता है। यानी कि क्या, इसके अंदर सिर्फ एक ही गवर्नमेंट की चलेगी, भले अंदर सबऑर्डिनेट हो या हो सकता है सबऑर्डिनेट ना भी हो, लेकिन चलेगी किसकी, सिर्फ सिर्फ सेंटर की चलेगी। अगर सबऑर्डिनेट है तो सबऑर्डिनेट के ऊपर ऑर्डर्स पास कर सकती है कौन सी, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यूनिटरी गवर्नमेंट हो गया। अब फेडरल अगर समझे तो फेडरल में क्या है, फेडरल में ऐसा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी ऑर्डर नहीं दे सकती स्टेट को। सेंटर गवर्नमेंट का यहाँ पर क्या है, ये सारे के सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट है। ये सब ये सेंटर गवर्नमेंट तो है ऊपर टॉप पे, नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम कर रही है, लेकिन ये सब इंडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं कि ये सेंटर की बात मानेंगे या सेंटर इनको ऑर्डर दे सकता है, ठीक है, सेंटर इनको कोई ऑर्डर नहीं दे सकता। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर्स ऑफ इट्स ओन फॉर विच इट इज नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में अपनी पावर है, हर स्टेट गवर्नमेंट के पास में अपनी पावर है। सेंटर गवर्नमेंट इन स्टेट गवर्नमेंट को कोई ऑर्डर नहीं दे सकता। स्टेट गवर्नमेंट के पास में अपनी पावर्स होती हैं, ये चाहे तो माने चाहे तो ना माने, ठीक है। और साथ ही साथ ये स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ये जो स्टेट गवर्नमेंट है ये इसको आंसरेबल नहीं होगी कुछ भी करने के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि इनको ये सेंट्रल गवर्नमेंट को जवाबदेह है, ठीक है। अगर ये किसी को जवाबदेह है तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो जनता को है, ठीक है। जनता को ये भी जवाबदेह है और जनता को ये भी जवाबदेह, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अगर जवाब देना है किसी को तो जनता को जवाब देना होगा, स्टेट गवर्नमेंट को भी अगर किसी को जवाब देना है तो जनता को जवाब देना होगा। स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट को जवाब देने की जरूरत नहीं है, ठीक। बोथ दीज गवर्नमेंट आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल। क्लियर है, समझ में आया? यूनिटरी गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट को एक बार फिर से समझा देती हूँ। यूनिटरी गवर्नमेंट में या तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही होती है एक, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में सब गवर्नमेंट भी होती है, लेकिन वो जो सब गवर्नमेंट होती है वो सेंटर के ऑर्डर्स मानना पड़ेगी उनको, और वो सेंटर से अलग नहीं जा सकती। सेंटर जो बोलेगा वो करना पड़ेगा। सेंटर जब चाहे उन स्टेट गवर्नमेंट को हटा सकती है। यानी कि कुल मिला के चलनी सिर्फ सेंटर गवर्नमेंट की, किसी एक गवर्नमेंट की, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको क्या कहते हैं, यूनिटरी गवर्नमेंट कहते हैं। वही फेडरल गवर्नमेंट है वो क्या होती है, इसके अंदर भी लेवल्स होते हैं फेडरल गवर्नमेंट में, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है वो जरूरी नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बात माने। स्टेट गवर्नमेंट के पास में अपनी पावर्स है, वो अपने हिसाब से काम कर सकती है, अपने हिसाब से डील कर सकती हैं, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर नहीं दे सकता किसी भी बात पे। अगर सेंटर गवर्नमेंट जब, मतलब ऐसा भी नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट कुछ कर रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। स्टेट गवर्नमेंट को अगर किसी को जवाब देना पड़ेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ जनता है। जनता अगर चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट से जवाब ले सकती है कि आपने ऐसा किया तो क्यों किया, वो स्टेट गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जरूरी नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जवाब दे। सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं पूछ सकती स्टेट गवर्नमेंट से कि आपने ऐसा किया तो क्यों किया। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉन्ट्ररी है, ठीक है, मतलब अपोजिट है, एकदम कंप्लीटली अपोजिट है। ये दिन है तो ये रात है, सुबह तो शाम है, ऐसा वाला काम, ठीक है, मतलब बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा दोनों चीज़ों का, ठीक है। अब आपको अगर इसके ऊपर डिफरेंस लिखने को आता है तो आप टेबल के फॉर्म में लिखना, ठीक है। यहाँ पर मैंने अलग तरीके से इसलिए लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए कि आखिर कहना क्या चाह रहा है, लेकिन अगर एग्जाम में आता है तो टेबल के फॉर्म में लिखना है, एक तरफ फेडरल एक तरफ यूनिटरी,
ठीक है, आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब समझ लेते हैं हम। लेट अस लुक एट सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है, फेडरलिज्म के कुछ की फीचर्स क्या हैं, है ना, क्या कुछ मुख्य फीचर है फेडरलिज्म के, है ना, जिससे कि हमको समझ में आ जाए कि ये चीज़ अगर किसी कंट्री में चल रही है तो ये क्या है, फेडरल कंट्री है। ठीक है, तो सबसे पहला फीचर फेडरलिज्म का जो है वो क्या है, 2 और मोर लेवल्स, या फिर कहा जाए तो टायर्स ऑफ गवर्नमेंट। लेवल को ही टायर कहा जाता है, टायर को लेकर कंफ्यूज मत होना कि टायर अपना वो चलने वाला टायर तो नहीं, टायर मतलब क्या, लेवल, है ना। तो लेवल ऑफ गवर्नमेंट जहां पर भी होती है, 2 या 2 से ज्यादा, 2 भी हुई तो भी फेडरल कहलाएगी, 2 से ज्यादा भी हुई तो भी फेडरल कहलाएगी, एक नहीं होनी चाहिए। अगर एक ही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट है तो फिर वो क्या कहलाएगी, यूनिटरी कहलाएगी। ठीक है, तो फेडरल में क्या है, 2 और मोर लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, 2 या फिर मोर लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन। ठीक है, ये जो लेवल, टायर को अपन लेवल ही बोलते हैं अभी। ठीक है, सीधे में टायर बोलूंगे आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो जो अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि सेंटर गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, ये क्या करती है, सेम सिटीजन को रन करती है। जैसे हम अपन मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, आप में से कुछ लोग कुछ और स्टेट में रह रहे होंगे, है ना। तो मध्य प्रदेश की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी हम पे राज कर रही है, प्लस सेंटर गवर्नमेंट को भी हम पर राज करना ही है, मतलब हमारे लिए जो नेशनल इंटरेस्ट के लिए उनको काम करने करना है। दोनों के दोनों क्या कर रही है, सेम सिटीजन को रन कर रही है, पर ईच टायर हैज इट्स ओन jurisdiction in specific matter of legislation, taxation and administration। लेकिन यहाँ पर क्या अंतर आ जाता है कि दोनों टायर का, सेंटर का और स्टेट का, अपना एक जुरिस्डिक्शन है। जुरिस्डिक्शन मतलब क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा ना कि ये इसके जुरिस्डिक्शन में आता है, आप मम्मी पापा को बात करते हुए सुना होगा। तो जुरिस्डिक्शन मतलब बाउंड्री में आना, मतलब इनके पाले, अपन नहीं कहते अच्छा आप लोग गेम्स खेलते हो, है ना, तो आप गेम्स खेलते हो तो आप नहीं मान लेते हो कि ये लाइन है इतना इतना तेरा पाला है, ये लाइन है इतना इतना मेरा पाला है। ठीक है, इसके अंदर तू नहीं आ सकता, इसके अंदर मैं नहीं आ सकता, मैं आया तो तू हारा, तू आया तो मैं हारा, मतलब तू आया तो हारा और इधर से मैं गया तो मैं हारा, है ना। तो ये क्या हो जाती है, जैसे एक बाउंड्री से डिवाइड कर देना। ठीक है, या तो लैंडमार्क के तौर पे डिवाइड कर देना या सब्जेक्ट्स के तौर पे डिवाइड कर देना, कि ये बोल देना कि ये मेरे सब्जेक्ट्स हैं और ये तेरे सब्जेक्ट्स हैं, ऐसा। तो ऐसे स्टेट और सेंटर गवर्नमेंट रन तो सेम सिटीजन को करती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के कुछ अपने सब्जेक्ट्स हैं रूल करने के और सेंटर गवर्नमेंट के कुछ अपने सब्जेक्ट से रूल करने के। ठीक है, इन्हीं को क्या कहा जाता है, जुरिस्डिक्शन कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे टैक्सेशन, लेजिस्लेशन मतलब लॉ मेकिंग, टैक्सेशन जिसमें अपन टैक्स वगैरह पे करते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना एक एरिया है कि उतने उतने में ये काम कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट का अपना एक एरिया है कि उतने उतने में ये काम कर सकती है। ठीक है, दोनों उससे बाहर नहीं जाएंगे, इसी को क्या कहा जाता है, जुरिस्डिक्शन कहा जाता है। द जुरिस्डिक्शंस ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल्स और टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। किसने बताए हैं किसका पाला कौन सा है, जैसे हम लोग गेम खेलते हैं तो अपने को बता देते हैं ना कि यार इतना इतना तेरा हिस्सा है, इतना इतना मेरा हिस्सा है। तो कोई एक बंदा होता है कॉमन होता है जो बोल देता है, या फिर किसी के मम्मी पापा गेम देख रहे होते तो कह देते कि नहीं 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 इतना इतना इसको रखना है, इतना इतना बराबरी का। ठीक है, तो ऐसे ही ये जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, टायर ऑफ गवर्नमेंट है, इनके पाले किसने डिसाइड किए, कॉन्स्टिट्यूशन ने डिसाइड किया। मतलब हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, उन्होंने जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था तब ये टायर्स को फिक्स कर दिया था कि इसका इतना हिस्सा होगा जिसके ऊपर सेंटर काम करेगी, इतने हिस्से पे स्टेट गवर्नमेंट काम करेगी। ठीक है, सो द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टायर ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड, है ना। मतलब ये ऐसा नहीं कि कोई मन से अपने हिसाब से रूल कर सकता है, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है कि ये सब्जेक्ट्स इनके हैं, ये सब्जेक्ट्स इनके हैं, ये एरिया इनका है, ये एरिया इनका है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया हुआ है। ठीक, फोर्थ फीचर क्या है, द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। ये जो प्रोविजंस बताए हुए हैं थर्ड में, या जो जुरिस्डिक्शन डिसाइड किए हुए हैं, ये कोई भी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या फिर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट नहीं चेंज कर सकता यूनिलैटरली, मतलब कोई एक अकेला, है ना। जैसे कि सेंटर और स्टेट है तो ऐसा नहीं कि सेंटर ने क्या कर दिया अपने हिसाब से चेंज कर दिया, ऐसा नहीं है। अगर चेंज होता भी है तो दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट की जरूरत इसके अंदर पड़ेगी। सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, समझ में आया। तो ये चौथा फीचर हो गया। पांचवा फीचर क्या कहता है, पांचवा फीचर कहता है कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, जैसे कि पिछले वाले फीचर में हमने क्या देखा, पिछले वाले फीचर में हमने बात करी कि ये जो जुरिस्डिक्शन है या फिर ये जो काम करने के तरीके हैं, या जो कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक गवर्नमेंट के काम के एरियाज को लेकर लिखा हुआ है,
ये कोई भी एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट नहीं चेंज कर सकती। अगर चेंज करना है तो दोनों का कंसेंट चाहिए रहेगा, है ना। वहीं ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला फीचर है, ये क्या कह रहा है कि अगर कुछ गड़बड़ होती है या लड़ाई झगड़े होते हैं या मतभेद हो जाते हैं दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट के अंदर, या कुछ भी बात को लेकर जो है वो कुछ बातचीत हो जाती है ऐसी, ठीक है, तो उसके अंदर कौन रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट कोर्ट रोल प्ले करता है, ठीक है। कोर्ट इस बीच में आता है, ठीक है, और फिर वो क्या करता है, वो बताता है, मतलब जो भी है कोर्ट के पास में एक हक होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर सके, इंटरप्रेट कर सके, ठीक है। अगर चेंजेस लाने हैं या कुछ भी करना है तो फिर वो किसके हाथ में होगा, कोर्ट के हाथ में होगा। द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट एज एन एम्पायर इफ डिस्प्यूट्स अराइज बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ द रिस्पेक्टिव पावर, ठीक है। तो कुल मिला के ये वाले फीचर को अगर हम समझे तो ये फीचर ये कह रहा है कि अगर कुछ भी गड़बड़ होती है, कुछ भी दिक्कत होती है या डिस्प्यूट अराइज होता है या कॉन्स्टिट्यूशन में इन चीज़ों को लेकर चेंजेस की ज़रूरत होती है तो वो कौन करता है, वो कोर्ट करता है, ठीक है। दोनों का पहले तो दोनों गवर्नमेंट का क्या चाहिएगा, कंसेंट चाहिएगा, फिर अगर कुछ मतभेद अराइज होते हैं तो फिर वो कोर्ट में मामला जाता है और कोर्ट फिर जो बोलता है वही चीज़ फाइनलाइज होती है। क्लियर है, समझ आया। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। हर बार अगर कोई चीज़ अलग कर दी जाती है या शेयर कर दी जाती है ना, तो लड़ाई झगड़े जो है वो पैसों को लेकर ही होते हैं। अब स्टेट गवर्नमेंट को अगर कोई सा स्टेट चलाना है तो उसको अपना पैसा चाहिए होगा, सेंटर को भी जो है वो पूरा देश चलाना है तो उसको पैसा चाहिए होगा। अब मान लो कि स्टेट और सेंटर को कह तो दिया कि तुम्हारी अपनी पावर है, अब स्टेट के पास में पैसा अगर नहीं होगा तो फिर वो सेंटर गवर्नमेंट से मांगेगा, है ना, फिर सेंटर गवर्नमेंट अपनी चलाएगा तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। ऐसे में स्टेट को सेंटर की माननी पड़ेगी, फिर वो इंडिपेंडेंट नहीं रह जाएगा। तो इसी चीज़ को इंश्योर करने के लिए, इसी चीज़ को खत्म करने के लिए दोनों को रेवेन्यू के लिए अपने अपने सोर्स दे दिए कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रेवेन्यू इस तरीके से जनरेट कर सकता है, ये उसका सोर्स होगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रेवेन्यू इस तरीके से जनरेट कर सकता है, ये उसका सोर्स होगा, ठीक है। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी रहे, ऑटोनॉमी मतलब अपने हिसाब से काम कर सकते हैं हम, जिसके अंदर है ना कि स्टेट गवर्नमेंट की अपनी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है और सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है। रेवेन्यू जनरेट करना मतलब पैसा जनरेट करना, ठीक है, कि अगर स्टेट को चलाना है तो उसके लिए पैसा लगेगा ना चलाने के लिए, ठीक, क्लियर है। 7 फीचर कहता है द फेडरल सिस्टम दस हैज डुअल ऑब्जेक्टिव। फेडरल सिस्टम, ये जो पूरा का पूरा फेडरल सिस्टम है, इसके 2 ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहला, सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। इससे क्या होगा, यूनिटी बनी रहेगी पूरे के पूरे देश की। जब आपने अपने सब लोगों को अपना अपना काम दे दिया तो उनको लगेगा कि अरे हाँ, जैसे शादियों में नहीं होते बुआ फूफा मामा मामी सब लोग होते हैं, ठीक है, अब वो सारे के सारे आते हैं अगर शादी में, तो उनको अगर ऐसा लग रहा होता है कि यार सिर्फ एक ही 2-4 लोग काम कर रहे होते हैं, बाकी ये लोग अगर फुर्सत में बैठे होते तो नाक फुला के बैठ जाते हैं कि अरे यार हमारे तो सुन ही नहीं रहे, हमारे तो चलने नहीं दे रहे, हमसे तो पूछ ही नहीं रहे। वहीं अगर शादी में आते से उनको कह दिया जाए कि मामा जी आपको ये काम संभालना है, ये चीज़ आपको ही देखनी है, फूफा जी आपको ये काम संभालना है, ये चीज़ आपको ही देखनी होती, तो उनके अंदर कैसी मान सम्मान वाली फीलिंग आ जाती है, एकदम एनर्जी से काम कर रहे होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है, तो है ना। वही चीज़ यहाँ पर भी है कि अगर पूरे देश को अच्छे से चलाना है, उसके अंदर यूनिटी रखनी है, तो सबको अपना अपना काम दे दो, ठीक है। किसी को ये ना फील हो कि उनके हक का काम कोई दूसरा कर रहा है, तो अगर ये वाली फीलिंग होगी ना तो फिर लड़ाई झगड़े होंगे, ठीक है। सबको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो, सबको अपने अपने पैसे आने के सोर्सेज दे दो, तो उस हिसाब से काम करते चलेंगे, देश में यूनिटी भी बनी रहेगी और काम भी अच्छे से हो पाएगा। तो पहला कारण तो इसका ये हो गया फेडरल सिस्टम का, while at the same time accommodating the regional diversity। इसी के साथ साथ में रीजनल डाइवर्सिटी भी अकोमोडेट हो जाती है, यानी कि रीजनल लेवल पे अगर तरह तरह के लोग दिख रहे हैं तो फिर वो भी क्या रहेंगे, साथ में रह पाएंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि हाँ अपने हिसाब से भी जो है वो काम यहाँ पर चल रहा है। क्लियर है। तो ये 7 की फीचर्स है जो हमने फेडरलिज्म के पढ़े, अच्छे से इनको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बुक में भी अवेलेबल है। आई होप आपको क्लियर है और अच्छे से एक बार हम इस चीज़ को क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। सुनना फिर से सारे फीचर। सबसे पहला, अगर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या फिर फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है तो उसके अंदर क्या होगा, 2 या 2 से ज़्यादा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होंगे, ठीक है। वहीं दूसरे फीचर्स में आप क्या देख सकते हो कि उनका जो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है उनके अपने अपने जुरिस्डिक्शन होते हैं, एरियाज ऑफ वर्किंग होता है कि इस पे इनको ध्यान देना है, इसके अंदर इनको ध्यान देना है, ताकि लड़ाई झगड़े ना हो, ठीक है। और साथ ही साथ में इनका जो फाइनेंस वगैरह है, ठीक है, या फिर यहाँ पर अभी फाइनेंस जो है वो आगे आएगा, यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये जो जुरिस्डिक्शन है या जो एरिया है इस पर भी लड़ाई ना हो कि तेको ज़्यादा मिल गया, मेरे को कम मिल गया, या तेको ये बोल दिया, इसको ये बोल दिया। तो इसके लिए क्या किया हुआ है, हमारे फ्रीडम फाइटर्स या जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे उन्होंने इन एरियाज़ को, इन सब्जेक्ट्स को शुरुआत से डिसाइड किया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में डाला हुआ है, ताकि किसी के अंदर भी इस चीज़ को लेकर लड़ाई झगड़े ना हो, ठीक
ठीक है। चौथी चीज आप इसके अंदर क्या कह सकते हो कि ये जो जुरिस्डिक्शन है या ये जो एरियाज है या फिर ये जो तरीके हैं, इसको कोई भी एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकता। अगर चेंज इसके अंदर लाना है तो दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट का कंसेंट चाहिए होगा, ठीक है। अगर कुछ गड़बड़ होती है तो उस केस में क्या कर सकता है, कोर्ट इंटरप्रेट कर सकता है। और साथ ही साथ में अगर इनके बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज होते हैं तो हाईएस्ट कोर्ट जो है वो एज एन अंपायर एक्ट करता है। हाईएस्ट कोर्ट कौन होता है, कौन है हाईएस्ट कोर्ट इंडिया का, जरा कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो हाईएस्ट कोर्ट क्या करता है, एज अ एम्पायर इसके अंदर बन के आगे आता है, ठीक। और जो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है, पैसा भी हर लेवल का अपना हो, खुद का हो और वो उसी हिसाब से रन कर पाए, इसके लिए क्या किया हुआ है, सबको अपने सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू अलग से बताए हुए ताकि उनकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी बनी रहे। अब ये जो सारे फीचर्स है, ये जो सारे तरीके हैं, ये बेसिकली या ये जो पूरा फेडरल सिस्टम है, इसका बेसिकली क्या ऑब्जेक्टिव है, इनके दो ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है कि इससे क्या होगा, अगर इस तरीके से कंट्री जो है वो रन करती है, गवर्नमेंट जो है वो रन करती है, तो उसके थ्रू कंट्री में यूनिटी बनी होती है। सबके पास में अपना अपना काम रहता है तो सब लोग इकट्ठे बने रहते हैं, है ना, लड़ते झगड़ते नहीं है। वहीं जो रीजनल डाइवर्सिटी है, रीजनल लेवल पर जो डाइवर्सिटी यानी कि जो तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की कम्युनिटी है, उनके अंदर भी मतभेद नहीं होते कि यार इसका वो, इसका ये, फलाना फलाना, ठीक है। वो लोग साथ में एग्जिस्ट कर पाते हैं और बढ़िया से उनका काम चल रहा होता है, ठीक है। जैसे कि इंडिया के इसमें अगर हम बात करें तो स्टेट जो है वो लैंग्वेज के बेसिस पे बने हुए हैं, है ना। जैसे महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, ठीक है, मालवा मध्य प्रदेश में मालवा बोली जाती है, ठीक है, और जो भी गुजरात में गुजराती, राजस्थान में जो उनकी लैंग्वेज है, तो ये सारे के सारे क्या है, ये लैंग्वेज के बेसिस पे सारे के सारे स्टेट बने हुए हैं, है ना। तो इन स्टेट को क्या रहता है, अगर ओवरऑल देश में देखा जाए तो रीजनल डाइवर्सिटी है, वहीं इन स्टेट को अपनी पावर दे दी, यानी कि इनके कल्चर को अपनी पावर दे दी, इनके कल्चर को अपनी पावर दे दी तो मारामारी रहेगी ही नहीं, सब अपने हिसाब से अच्छे से रह पाएंगे। समझ आया, रीजन समझ में आया, क्लियर है। नेक्स्ट तरीके से हम एक चीज़ को पढ़ सकते हैं या समझ सकते हैं ये कि सेंटर लेवल पे और स्टेट लेवल पे इस बैलेंस को होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो पावर का बैलेंस है ये होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट वेरीज फ्रॉम वन फेडरेशन टू अनदर। अब ये जो पावर का बैलेंस है ये एक फेडरेशन से दूसरे फेडरेशन पे डिपेंड कर सकता है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि जैसे इंडिया में फेडरल सिस्टम चल रहा है वैसा का वैसा फेडरल सिस्टम दूसरे देशों में भी चले, ठीक है। कुल मिला के पावर का बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। अभी जो पावर का बैलेंस है ये डिपेंड करता है अलग अलग जगह के फेडरेशन पे। कैसे, तो हमारे यहाँ पर जो फेडरेशन बना है, यानी कि जिस तरीके से हमारी कंट्री में लेवल ऑफ गवर्नमेंट डिसाइड हुए हैं, तो ये इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट अलग है, यानी कि इसका इतिहास अलग है। वहीं दूसरी कंट्री में अगर हम देखें तो उनका फेडरेशन बनने का इतिहास अलग होता है। तो ये इस इतिहास के ऊपर डिपेंड करता है। क्या बोल रहे हो मैम, सिविक्स के अंदर आप इतिहास लेके आ जाए, क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा। चलो मैं अच्छे से समझाती हूँ, ठीक है। तो बेसिकली दो रूट है अगर फेडरेशन बनाना है ना। ये फेडरेशन बनाना मतलब जहाँ पर पावर जो है वो एक से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट के अंदर डिवाइड हो, है ना। तो अगर ये चीज़ बनानी है तो इसके बेसिकली दो रूट है। पहला रूट तो क्या हो सकता है कि अलग अलग लेवल, रीजनल लेवल जो है वो इकट्ठे हों, बातचीत करें और बोलें कि चलो क्या करते हैं, अपन सारे के सारे इकट्ठे हो जाते हैं और एक बन जाते हैं, है ना। हम सारे के सारे इकट्ठे होके एक बन जाते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी क्या होगी, ओवरऑल तरीके से फिर जब हमको लोग देखेंगे तो हमारी सोवेनिटी बनी हुई होगी, यानी कि कोई भी बंदा अपने इसमें इंटरफेयर नहीं कर रहा होगा और साथ ही साथ में हम क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग बन के हम आगे आएंगे, है ना। तो ये कौन सा हो गया, ये पहला फॉर्म ऑफ फेडरेशन हो गया। इसको क्या कह सकते हैं, कमिंग टुगेदर फॉर्म ऑफ फेडरेशन। यानी कि ये क्या कर रहे हैं, ये सारे क्या कर रहे हैं, दे आर कमिंग टुगेदर, है ना, ये इकट्ठे हो रहे हैं। इसको क्या कहते हैं, कमिंग टुगेदर फॉर्म ऑफ फेडरेशन होते हैं। होल्डिंग टुगेदर फॉर्म ऑफ फेडरेशन क्या होता है, ऐसा फॉर्म ऑफ फेडरेशन जिसके अंदर जैसे कि एक देश है पूरा, है ना। अब ये देश में समझ में आ रहा है कि यार डाइवर्सिटी बहुत सारी है, तो क्या करो, टुकड़ों में अंदर अंदर क्या करो, टुकड़ों में बांट दो, है ना। इनको क्या कर दो, छोटे छोटे इनके हिसाब से, इनकी पॉपुलेशन के हिसाब से या लैंग्वेज के हिसाब से इनको क्या कर दो, इनको अलग अलग टुकड़ों में बांट दो ताकि क्या होगी, मारा मारी नहीं होगी।
पूरे ओवरऑल नेशन पे क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट तो होगी ही जो नेशनल इंटरेस्ट पे काम करेगी, लेकिन ये रीजनल लेवल पे भी क्या होगी, अलग अलग गवर्नमेंट काम करती रहेगी, ताकि किसी को भी ये ना लगेगा कि यार हमारे इस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा या हमारे इस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको होल्डिंग टुगेदर फॉर्म ऑफ फेडरेशन कहा जाता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो ये दो फॉर्म ऑफ फेडरेशन हमको क्या करना है, एक एक करके समझ लेना है। कमिंग टुगेदर फॉर्म ऑफ फेडरेशन कैसा होता है, इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन फॉर्म अ बिगर यूनिट सो दैट पूलिंग सोवेरिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी। यानी कि अलग अलग जो स्टेट है, अलग अलग जो हाँ इंडिपेंडेंट स्टेट है, वो क्या कर रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, और वो क्या चाहते हैं कि अगर हम इकट्ठे हो जाएंगे तो हमारी सिक्योरिटी बनी रहेगी, है ना, लोग हमको एज अ पावरफुल नेशन देखेंगे और हम अपने मुद्दों पर अपना हिसाब से काम कर पाएंगे, है ना। तो ये क्या होता है, कमिंग टुगेदर फॉर्म ऑफ फेडरेशन होता है। दिस टाइप ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन इंक्लूड कहां पे ऐसा हुआ है, यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्यों कहते हैं, अलग अलग स्टेट्स जो थे अमेरिका के वो यूनाइट हुए, समझ में आ रहा है ना। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इसी तरीके से बने हुए इंडिपेंडेंट नेशंस थे, वो इकट्ठे हुए और उन्होंने बोला कि चलो अपन इकट्ठे हो जाते हैं सारे के सारे और अपना काम करते हैं, है ना। ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स यूजुअली हैव इक्वल पावर एंड आर स्ट्रॉन्ग विज़ द फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। जो सारे के सारे स्टेट्स हैं, यानी कि जो इकट्ठे होके आए हैं, उन सबके पास में बराबर वो स्ट्रॉन्ग रहते हैं। ऐसा नहीं कि किसी के पास में ज़्यादा पावर है, किसी के पास में कम है, ऐसा नहीं, ठीक है। वो सारे के सारे इक्वली स्ट्रॉन्ग होते हैं और सबके पास में बराबर पावर्स होती हैं। तो ये क्या हो गया, ये कमिंग टुगेदर फेडरेशन हो गया। वहीं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होता है, इंडिया जैसा एग्जाम्पल है ना, कि इंडिया है, अब इंडिया में क्या कर दिया हमने, लिंग्विस्टिक लैंग्वेज के बेसिस पे अलग अलग स्टेट्स को डिवाइड कर दिया और उनको अपनी अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए कह दिया, ठीक है। मतलब अपनी अपनी गवर्नमेंट वहां पर बन सकती है। लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड नेशनल गवर्नमेंट, है ना। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या है, लार्ज कंट्री क्या कर रही है, डिसाइड कर रही है और कह रही है कि मतलब खुद से डिसाइड कर रही है कि नेशनल गवर्नमेंट और कंस्टिट्यूएंट स्टेट क्या करे, पावर जो है वो डिवाइड कर ले, है ना। इंडिया, स्पेन, बेल्जियम में भी हमने देखा कि बेल्जियम क्या है, पूरी की पूरी कंट्री थी, फिर वहाँ पर उन्होंने रियलाइज करा कि यार ये यहाँ पे बोली अलग बोली जा रही है, यहाँ पे बोली अलग बोली जा रही है, तो क्यों ना ऐसा कर दिया जाए, इनको अपनी गवर्नमेंट दे दिया जाए ताकि क्या करे, अपने हिसाब अपना काम जो है वो देख सके, है ना। इनके पास में अपनी अथॉरिटी रहेगी तो फिर मान सम्मान के चक्कर में बने रहेंगे, नहीं तो फिर कंट्री क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल विस द स्टेट। जैसे पिछले वाले में हमने देखा था ना, यहाँ पर क्या था कि सबके पास में बराबर पावर थी, ठीक है, सबके पास में बराबर पावर थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा है, जैसे इंडिया के केस में भी आप देखते हो ना कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो है, मतलब ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स कोई छीन सकता है या ये सारी चीज़ें कोई कर सकता है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया में भी ज़्यादा पावरफुल होती है एज कम्पेयर टू द स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ज़्यादा पावर होती है एज कम्पेयर टू द स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल विद द स्टेट। वेरी ऑफन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ द फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर, है ना। ये दो तरीके के फेडरेशन है। जैसे कि मैं अभी तक आपको फेडरल सिस्टम जब समझा रही थी तो आपको दिमाग में बार बार आ रहा होगा कि यार इंडिया में तो स्टेट गवर्नमेंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर कई बार रहती है, मतलब ऐसे स्टेट गवर्नमेंट की बात थोड़ी बहुत तो माननी पड़ती है, और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग क्या करें, जो कंस्टिट्यूएंट यूनिट है ना, उसके अंदर भी ऐसा होता है कि सबके पास में बराबर पावर नहीं होती है, सबके पास में अनइक्वल पावर होती है, ऐसा देखने को मिलता है ना। तो इसी कारण से दो तरीके से डिवाइड किया हुआ है फेडरेशन को, है ना, एक कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर। तो सारी चीज़ें कमिंग टुगेदर में होती है। होल्डिंग टुगेदर में अगर हम देखें, जिसके अंदर डिवाइड बाद में किया हुआ है, तो वहाँ पर क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पावर ज़्यादा रहेगी, प्लस जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके पास में भी अनइक्वल पावर रहेगी, किसी के पास में ज़्यादा पावर है, किसी के पास में कम पावर्स है, ऐसा, ठीक। सम यूनिट्स आर ग्रांटेड स्पेशल पावर्स, इवन कुछ यूनिट के पास में स्पेशल पावर्स भी होती हैं, ऐसा यहाँ पर देखा जाता है। क्लियर है, समझ में आया। तो आई होप आपको होल्डिंग टुगेदर, ठीक है, कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर और ये जो पूरे रूट्स है फेडरेशन के, ये जो की फीचर्स हैं, यूनिटरी और फेडरल सिस्टम, फेडरलिज्म के डेफिनेशन, सब कुछ अच्छे से क्लियर है और समझ में आ गई है, ठीक है। सबके लिए मैंने आपको बिल्कुल स्लाइड इस तरीके से बनाई है कि आपको किसी के बारे में भी कोई इंडिविजुअल आ जाता है कि इंडिविजुअली होल्डिंग टुगेदर के बारे में पूछा जाए तो आप वो लिख लो, इंडिविजुअली कमिंग टुगेदर के बारे में पूछा जाए वो लिख लो। अगर दोनों के बीच में डिफरेंस भी आ जाता है तो आप यहाँ से ये पॉइंट्स उठा के एग्जैक्टली लिख सकते हो, है ना।
ना, 2 कॉलम बना लिए, 2 टेबल बना लिए और इनके बारे में दोनों के बीच में क्या कर दिए, कॉमन डिफरेंसेस निकाल दिए और वो एग्जैक्टली आपने लिख दिए। ठीक है, तो आपके आंसर्स जो है वो ना काफी ज्यादा बेहतर हो जाएंगे इससे। की फीचर्स बोले हैं तो सारे के सारे की फीचर्स लिख दिए, यूनिटरी और फेडरल सिस्टम के बीच में डिफरेंस बता दिया, फेडरलिज्म की डेफिनेशन बता दी, और ये 2 लेवल्स ऑफ फेडरल सिस्टम जो है वो हमने बता दिए, 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हमने देख लिए फेडरलिज्म में, है ना। तो आपके आंसर्स भी एकदम क्लियरली बन जाएंगे इसके थ्रू, है ना। आपको अलग से कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आई होप टॉपिक भी आपको अच्छे से क्लियर है। अगर इसको लेकर आपको कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बिना झिझक के पूछ सकते हैं। अगले सेशंस में हम कोशिश करेंगे कि उनको सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। या फिर उसके ऊपर मैं शॉर्ट्स बना देती हूँ कई बार, अगर अच्छा क्वेश्चन मेरे को दिखता है कि यार बंदे ने अच्छा सवाल पूछा है, तो उसके ऊपर वो सामाजिक साइंस वाले जो हमारे शॉर्ट्स चलते हैं उसके ऊपर भी शॉर्ट्स आपको आ जाता है, तो वो आपको वहां से भी क्लियर हो जाएगा। डाउट पूछना जरूरी है अगर कहीं पर भी लग रहा है तो। वैसे तो मैंने कोशिश की है अच्छे से समझाने की कि आपको क्लियरली समझ में आ जाए, ठीक। इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स पे सारी वीडियो एकदम बढ़िया से ऑफिशियल वेबसाइट पे, यूट्यूब पे और मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप पे अवेलेबल है। हिंदी मीडियम चैनल भी हमारा बन चुका है। किंडरगार्टन से लेकर 12th तक एनटीएससी ओलंपियाड, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, सभी कुछ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है, ताकि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा एक्सेल कर सकें। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो।